हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में बताती हूँ। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाएगा तब वो हाइपरटेंसिव कहलाएगा। और इस हाइपरटेंशन के कारण जो रेटिना में डिजीज होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो मेनली ये याद रखिएगा, कब होता है, जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें रेटिनल वेस्कुलर डैमेज होता है। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, रेटिना के वेस्कुलर सिस्टम में डैमेज होता है। तो जब हम फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब फंडोस्कोपी से देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस दिखता है। सबसे पहला जो चेंजेस दिखता है वो है आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन। ब्लड प्रेशर बढ़ता है कैसे, तो सबसे पहले आर्टरी नैरो हो जाने के कारण, आर्टरी का साइज इतना है और ये नैरो हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण, एवी निकिंग के कारण। अभी ये सारे टर्म को मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगी। और किसके कारण, वेस्कुलर वॉल डैमेज के कारण, फ्लेम शेप हेमरेज के कारण, कॉटन उल स्पॉट, येलो हार्ड एक्सीड्यूट और ऑप्टिक डिस्क इदीमा के कारण। अब ये सब टर्म क्या है, तो एवी कंस्ट्रिक्शन तो बता दिया। अब एवी निकिंग ए स्मॉल आर्टरी। अब आर्टरियोल्स क्या होता है, तो आर्टरी जब आगे जाके एकदम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर पा लेता है तो उसको आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये बाद में कैपिलरी बनता है और कैपिलरी से जो स्मॉलेस्ट वेन निकलता है उसके बाद ये बड़ा हो जाता है, इसको वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आर्टरियोल्स क्रॉस करता है वेन्यूल्स को, जिसके कारण क्या होता है, वेन में कंप्रेशन होता है और इसके कारण वेन के दोनों साइड क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है। इसी को हम एवी निकिंग कहते हैं। पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब आर्टरी और वेन को कैसे पहचानेंगे, वेन देखिए थोड़ा ब्राइट कलर डार्क कलर का होगा और आर्टरी जो होगा वो ब्राइट कलर का होगा। आर्टरियोल्स वेन्यूल्स को ये क्रॉस कर रहा है, कोई भी नॉर्मल में कोई भी निकिंग नहीं है। लेकिन जब ये भी क्रॉस किया है तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या हो गया है, यहाँ पर और इधर बीच में हो गया डिप्रेशन, उसके दोनों साइड क्या हो गया है, ये थोड़ा फूल गया है। इसी को कहते हैं एवी निकिंग। ठीक है, जैसे एक पैम्प को हम दबाते हैं ना, दोनों तरफ ज़्यादा हो जाता है और बीच में कम हो जाता है, उसी को कहते हैं एवी निकिंग। ठीक है, एवी निकिंग समझ में आ गया। अब ये फ्लेम शेप हेमरेज क्या होता है, तो मेनली हेमरेज दो तरह का होता है, सुपरफिशियल हेमरेज, डीप हेमरेज। डीप हेमरेज मेनली हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखते हैं। सुपरफिशियल हेमरेज मेनली हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देखते हैं। इसका दूसरा नाम फ्लेम शेप हेमरेज भी है। इसमें क्या होता है ना, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है नर्व फाइबर्स लेयर में। याद रखिएगा, ये जो हेमरेज होता है ना वो मेनली नर्व फाइबर लेयर में होता है। किसमें, नर्व फाइबर लेयर में। तो ये हेमरेज का कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, एनीमिया, लुकेमिया, डायबिटीज, ये सब मेनली रेटिनल हेमरेज का कारण है। तो हम देख लिए डायबिटीज में डीप होता है और जो हमारा हाइपरटेंशन में है वो कौन सा होता है, सुपरफिशियल होता है। पिक्चर देखना है तो यही देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फ्लेम हेमरेज है या सुपरफिशियल हेमरेज है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा हेमरेज निकला हुआ है। ठीक है, अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है अगला टर्म है कॉटन उल स्पॉट। ये क्या होता है, पफी वाइट पैचेस होता है रेटिना के अंदर। इसमें मेनली क्या होते हैं, नर्व फाइबर डैमेज होते हैं जिसके कारण एक्युमुलेशन होता है एक्सोप्लाज्मिक मटेरियल का नर्व फाइबर लेयर में। मतलब कॉटन उल स्पॉट भी नर्व फाइबर लेयर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वाइट पाथ है ना, ये वाइट पाथ, ये सब क्या है, सॉरी, ये जो वाइट पाथ है यही हमारा कॉटन उल स्पॉट। ठीक है, अगला टर्म है हार्ड एक्सुडेट। ये क्या होता है, लिपिड या लिपोप्रोटीन का डिपोजिट होता है जो मेनली अपीयर होता है कहाँ पे, ऑटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। यही याद रखिएगा,
बाकी कॉटेन हेमरेज दोनों नर्व लेयर में हो रहा था, लेकिन हार्ड एक्सीडेंट आउटर प्लेक्सिफॉर्म में होता है। ठीक है, और ये मेनली किस में देखने को मिलता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दोनों में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है हार्ड एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगला है, यहाँ पर देखिए नर्व फाइबर के डैमेज के कारण हमारा क्या हो गया? कॉटेनूल स्पॉट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा हाइपरटेंशन है ना, इसका अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये इसका मेनली 4 पैथोजेनेसिस है। एक है वैसोस्पाज्म के कारण जो वेस्कुलर। अच्छा, तो ये होता किस में है? तो आपको पता है कोई ब्लड वेसल के 3 लेयर होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं क्या? तो एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो ये मेनली कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? बीच वाला, मीडियल वाला पार्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा थिक हो जाता है और इसी के कारण वैसोस्पाज्म होता है। अल्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के कारण, अल्टेरियोस्क्लेरोटिक आर्टरीज में क्या होते हैं? स्क्लेरोसिस स्टार्ट होता है, जिसके कारण अल्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज होते हैं। वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाने के कारण, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाने के कारण मेनली हमारा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला कौन था? तो वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म क्यों होता है? तो रेटिना आर्टरियोल्स में होता है क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। कोराइडल वेसल्स में होता है और पेरीपेपिलरी कोराइड में ये मेनली वैसोस्पाज्म देखने को मिलता है। अगर आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस की बात करें तो इसमें ब्लड वेसल ठीक हो जाते हैं हाइपरटेंशन के कारण। तो ये मेनली ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, इसमें क्या होता है? जो इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है उसके ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हेमरेज, एक्सुडेट, इदीमा, मैकुलर इदीमा, फोकल इंट्रा रेटिनल पेरियराइटल ट्रांसडेंट या डिस्क इदीमा होने का खतरा रहता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पेपिलिदीमा भी देखने को मिलता है। पेपिलिदीमा का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क स्वेल करता है, उसके साथ साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी को मेनली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के 3 पैथोफिजियोलॉजी का फेज है। पहला वैसोकंस्ट्रिक्टिव, दूसरा स्क्लेरोटिक और तीसरा एक्सुडेटिव। जब वैसोकंस्ट्रिक्टिव फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है? ल्यूमेन का प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कारण क्या हो जाता है? हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसको सही करने के चक्कर में रेटिना के आर्टरी को क्या कर देता है? नैरो कर देता है, और जिसके कारण वैसोस्पाज्म हो जाता है और फ्लो रेड्यूस हो जाता है। स्क्लेरोटिक फेज, इसमें क्या होता है ना, जो एंडोथेलियल वॉल होता है उसमें कुछ चेंजेज हो जाती है, जिसके कारण वो नैरो हो जाता है और ये भी क्रॉस चेंजेज के कारण सिल्वर कॉपर वायरिंग ये सब दिखने लगता है। ठीक है, एक्सीड्यूटिव फेज, इसमें क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण लीकेज होती है, जिसके कारण हेमरेज, एक्सीडेट और इस्कीमिया होने का डर होता है। ठीक है, अब जो रेटिनल हेमरेज है वो उसमें डेवलप्ड हो, रेटिनल हेमरेज मेनली क्यों होता है? तब वेसल के नेक्रोटिक वेसल के ब्रीड के कारण होता है। तो ये अगर नर्व फाइबर लेयर में करेगा तो इसको फ्लेम शेप कहते हैं, जो मेनली हम हाइपरटेंसिव में देखते हैं। लेकिन अगर इनर रेटिनल में करेगा तो इसको क्या कहेंगे? डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज, जो मेनली हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखते हैं। कॉटेनूल स्पॉट, इसमें इस्कीमिया क्यों होता है? नर्व फाइबर लेयर के इस्कीमिया के कारण, जो मेनली सेकेंडरी होता है फाइब्रोजिनस नेक्रोसिस या ल्यूमन नैरोइंग के कारण। ठीक है, इस्कीमिया होने के कारण क्या होता है? हमारा एक्सोप्लाज्मिक फ्लो घट जाता है, नर्व स्वेल हो जाते हैं और क्या हो सकता है? परफी ओपाफिकेशन होता है। ठीक है, अभी पिक्चर दिखाए थे आपको। एक्सीडेट लेटर लाइफ में आता है। ये मेनली सराउंड करता है हेमरेज को। कैसे? तो लिपिड को एक्युमुलेट करके। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर पेपिलिदीमिया हो जाए उसके साथ इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये बहुत ही सडन होता है और बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है,
अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये दो तरह का होता है, वेनाइन और क्रोनिक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और मैलिग्नेंट और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जो वेनाइन है वो स्लोली आता है और बहुत दिन के बाद आता है, एकाएक नहीं आता। मैलिग्नेंट सडन आता है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं बेनाइन और क्रोनिक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की। धीरे धीरे आता है, ज़्यादा समय तक होता है, ठीक है। ये मेनली ओल्ड पेशेंट में होता है। और क्यों होता है तो इनवॉलेंट्री स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन के साथ साथ इनवॉलेंट्री स्क्लेरोसिस मतलब हाथ हो जाने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये अपना इलास्टिसिटी खो रहा है, जिसके कारण हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये मेनली ओल्ड पेशेंट में देखा जाता है, ठीक है। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो वो मेनली कंपनसेटरी मैकेनिज्म सही माने जो बीपी बढ़ा हुआ है उसको सही करने के कोशिश में क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने ये आर्टरी को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, जिसके कारण स्क्लेरोसिस होता है। और ये मेनली यंग पेशेंट्स में देखा जाता है। इसमें जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है इसमें हमारा रीनल का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ये मेनली एल्बुमिन और यूरिक एसिड के एलिवेशन के कारण भी होता है। तो फंगस चेंजेस कौन कौन सा चेंजेस देखे जाते हैं, तो अभी ऊपर बताया था कि आर्टरी नैरो हो जाता है। तो दो तरह का नैरो होगा, या तो फोकल या जेनरलाइज। फोकल मतलब कोई भी लोकल जगह पे, जेनरलाइज मतलब कोई भी जगह पे कोई भी सिस्टम में हो सकता है, ठीक है। आईवी निकिंग हॉलमार्क है, याद रखिएगा, आईवी निकिंग हॉलमार्क है। इसमें 3 साइन देखा जाता है, सालू साइन, बोनेस साइन, गन साइन। जो सालू साइन है वो ग्रेड 2 में देखा जाता है, बाकी बोनेस साइन, गन साइन ग्रेड 3 में देखा जाता है। अब ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ग्रेड क्या है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस है, मेनली इसके क्लासिफिकेशन के लिए 3 बेसिस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सालू साइन क्या होता है, ये क्लिनिकल साइन है जिसमें डिफ्लेक्शन होता है रेटिनल वेन्यूल्स का, जब हम फेंडोस्कोपी से देखते हैं। इसमें मेनली जब हम ये निकिंग मतलब जब आर्ट्रियोल्स वेन्यूल्स जब क्रॉस करता है तो इसमें हम वेन्यूल्स को ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखते हैं आर्टरी के कंपैरिजन में। ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर अल्टेरोस्क्लेरोसिस के कारण हमारा आर्ट्रियोल्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण वेन्यूल्स मूव कर जाता है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो चलिए पिक्चर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सालू साइन है, यहाँ पर देखें आप पिक्चर में, देखिए जो कम है डार्क है उसको आर्टरी कहते हैं, जो ज़्यादा डार्क है उसको वेन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ज़्यादा किसका डिफ्लेक्शन दिख रहा है, वेन्यूल्स का दिख रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ वेन्स एट द एवी क्रॉसिंग, समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्क जनरलाइज नैरोइंग है। दूसरा, अब आगे बढ़ने के पहले आप ये टर्म समझ लीजिए क्योंकि अभी देखने को मिलेगा। ये निकिंग मतलब क्या होता है, वेन अपीयर टू स्टॉप अवरंट्री ऑन द आइदर साइड ऑफ आर्टरी। मतलब निकिंग में क्या होता है ना, आर्टरी के दोनों साइड वेन अपीयर नहीं होते हैं। टैपरिंग मतलब क्या होता है, वेन टैपर डाउन टू द स्मॉल पार्ट, टैपर हो जाता है। बैंकिंग मतलब क्या होता है, वेन है जो ट्विस्ट हो जाता है डिजिटल साइड ऑफ आर्टरी। चलिए सब देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा गन साइन है। अब गन साइन क्या होता है, तो गन साइन में हमारा टैपरिंग देखने को मिलता है। टैपरिंग मतलब कि ये जो हमारा देखिए टैपरिंग क्या है, जब आर्टरी क्रॉस किया है तो वहाँ पर हमारा वेन्यूल्स क्या हुआ है, थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, टैपर हो गया है द साइड ऑफ द आर्टरी, क्या हो गया है, टैपर हो गया है स्मॉल पार्ट, ठीक है। लेकिन जब हम जब हम बोनेट की बात करते हैं तो इसमें बैंकिंग हो जाता है। बैंकिंग मतलब क्या हो जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा आर्टरी। देखिए बैंकिंग में क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है। अब ये पिक्चर में आप कंपेयर कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले तो ग्रेड 3 में ये सब देखने को मिलता है। बोनेट साइन में क्या होता है, बैंकिंग होता है, मतलब कि ट्विस्ट होता है। देखिए जब ये आर्टरी और वेन्यूल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो वेन्यूल्स में क्या हो गया है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग आ गया है। ये जो सीधा जाना चाहिए था ये थोड़ा ट्विस्ट होके जा रहा है, ठीक है। गन साइन में क्या है, देखिए ये हमारा गन साइन है,
इसमें यहाँ से आर्टरियोल जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हमारा वेन क्या है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मतलब कि वो चप गया है। ठीक है, अब मैं अपने, ये मेरा कंसेप्ट है याद करने का। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा वेन्यूज़ पूरी तरह चप जाता है और उसके थोड़ा आगे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हम ऐसे गन साइन देख सकते हैं। और कौन कौन चीज़ ग्रेड 3 में देखने को मिलता है, तो फ्लेम शिप, हेमरेज, कॉटेनुला स्पॉट, हार्ड स्किड। ठीक है, अब इसमें आपको कॉपर वायरिंग और सिल्वर वायरिंग भी देखने को मिलती है। कॉपर वायरिंग मतलब थोड़ा क्या होता है, आर्टरियोल्स ज़्यादा रिफ्लेक्शन करने लगता है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसका आगे पिक्चर में दिखाती हूँ कॉपर वायरिंग का और सिल्वर वायरिंग का। ये क्या है, इसमें लाइट रिफ्लेक्स रेटिना आर्टरियोल में ज़्यादा हो जाता है। क्यों, ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस वेसल के ठीक हो जाने के कारण। तो पिक्चर में देखिए ये कॉपर वायरिंग है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादा आर्टरी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। और सिल्वर वायरिंग का देखना है तो सिल्वर वायरिंग का दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के, मैलिग्नेंट मतलब सडन आता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसका जब फंडोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, 3 चीज़, रेटिनोपैथी, कोराइडोपैथी और ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में रेटिना में कौन कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, मेनली एक्यूट हाइपरटेंसिव के कारण आर्टरियोल में नैरो हो गया है, सुपरफिशियल रेटिनल हेमरेज हो गया है, इंट्रा पेरिआर्टरियोलर ट्रांसडेंट हो गया, जो पहले ही देख चुके हैं, कॉटेनुला स्पॉट, माइक्रो एन्यूरिज्म, संत वेसल, कोरेटलर, ये सब पहले ही देख चुके हैं। अब कोराइडोपैथी में क्या होता है, तो कोराइडोपैथी में मेनली हम क्या देखते हैं, जो हमारा रेटिनल पिगमेंट होता है ना, उसमें इपिथेलियोपैथी मतलब जो हमारा इपिथेलियम होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। इसमें दो चीज़ देखने को मिलता है मेनली, एक होता है इल्सनिग स्पॉट और दूसरा होता है सिग्रिस्ट। जो क्या है, इल्सनिग स्पॉट है, उसमें क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट होता है, जो मेनली हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट से सराउंडेड होता है। और सिग्रिस्ट स्ट्रिक जो होता है वो लीनियर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जो फॉलो करता है कोराइड आर्टरी को। पिक्चर देखना है तो ये देखिए मेरा क्या है, इल्सिंग स्पॉट है, जो ब्लैक स्पॉट है सराउंडेड बाय वाइट, येलो या रेड हैलोज इन द पेशेंट। देखिए ये जो कौन सा ब्लैक स्पॉट है, कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और उसके चारों तरफ कम स्पॉट हैं, इसको इल्सनिक स्पॉट कहते हैं। और दूसरा क्या है, सिग्रिस्ट स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेड फ्लेक अरेंज लीनियरली। क्या है, कोराइडल प्लेक्सस में ये अरेंज होता है लीनियरली, देखिए लीनियर अरेंज हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अभी पढ़े थे रेटिनोपैथी, उसमें हम मेनली एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देखते हैं। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन के कारण हमारा इंद ऑर्गन डैमेज होता है। इंद ऑर्गन में कौन कौन सा आता है, तो हमारा किडनी, आई, ब्रेन, ये सब डैमेज होने का खतरा होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, एक तो एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके साथ डिस्क इदीमा भी हो रहा है। डिस्क एदीमा को एक नॉर्मल टर्म में पेपली एदीमा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब और क्या देखने को मिलेगा, सीरस न्यूरो सेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलता है। रेटिना का डिटैचमेंट क्यों होता है, तो न्यूरो सेंसरी में सीरस के आ जाने के कारण। ठीक है, एक्यूट हाइपरटेंसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्व में, जो ऑप्टिक नर्व है उसमें प्रॉब्लम हो जाने के कारण होता है। ये मेनली क्यों होता है, तो डिस्क में इदीमा के कारण, हैवरेज के कारण, या पेरीपेपिलरी रेटिनल वेन में ये प्रॉब्लम आ जाने के कारण। ठीक है, इसमें डिस्क क्या होता है, पैलर हो जाता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका मेनली जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम करते हैं 3 बेसिस पे। एक तो है ये इसकी क्लासिफिकेशन, दूसरा केल्थ वेगनल वर्कर क्लासिफिकेशन, एक और
ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है ना, वो है मिचेल ऑंग क्लासिफिकेशन। तो 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। स्किजी क्लासिफिकेशन में क्या है, स्टेजिंग और ग्रेडिंग किया गया है। स्टेजिंग में 0 1 2 3 4, ग्रेडिंग भी 0 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टेजिंग में डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन कोई भी रेटिनल एबनॉर्मलिटीज नहीं है। फर्स्ट में क्या है, डिफ्यूज आर्ट्रियोलर नैरोइंग है, लेकिन कोई भी फोकल कंस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड में क्या है, आर्ट्रियोलर नैरोइंग है और उसके साथ फोकल कंस्ट्रिक्शन है। थर्ड में क्या है, फोकल और डिफ्यूज नैरोइंग है, इसके साथ रेटिनल हैमरेज है। और स्टेज 4 में रेटिनल इदीमा, हार्ड एक्सुडेट और ऑप्टिक डिस्क इदीमा देखने को मिलता है। और जब ग्रेडिंग की बात करें तो नॉर्मल होता है 0, 1 में क्या होगा, तो मिनिमम आल्टेरियो वेनस कंप्रेशन होगा। 2 में क्या होते हैं, मेनली लाइट रिफ्लेक्ट चेंजेज होते हैं। और 3 में कॉपर वायर अपीयरेंस देखने को मिलता है। 4th में सिल्वर वायर अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये किस वेगनर वार्कल क्लासिफिकेशन देखें तो ग्रेड 1 में स्लाइट नेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन होता है। ग्रेड 2 में फोकल कंस्ट्रिक्शन, स्क्लेरोसिस, एवी निकिंग देखने को मिलता है। ग्रेड 3 में मेनली कॉटेनूल स्पॉट, अल्टेरोस्क्लेरोसिस, हैमरेज, ये सब देखने को मिलता है। ग्रेड 4 में पेपिलिडीमा, सिंग्रिस्ट स्ट्रीक, जो मैलिग्नेंट वाला फॉर्म था ना, वो ग्रेड 4 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब है जो ये मिचेल ऑंग, ये जो क्लासिफिकेशन था वो इजी करने के लिए किया गया है कि माइल्ड रेटिनोपैथी, मॉडरेट रेटिनोपैथी और सीवियर रेटिनोपैथी, ये इसके रेटिनल साइन है उसका, वो सिस्टमेटिक एसोसिएशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लास्ट क्या है, एक्यूट ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसमें मेनली क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क इदीमा रहते हैं, ठीक है। यहाँ अब आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टिव, स्क्लेरोटिव और एक्सुडेटिव फेज को, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में मेनली आई पेन होता है, हेडेक होता है और विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होती है। लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है, मतलब कि हाइपरटेंशन होता है लेकिन कोई भी कॉज नहीं होता है सिम्टम। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कैसे देखते हैं, तो इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म या वेस्कुलर ऑक्लूजन होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस हम इसके क्या पे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन पे करेंगे। तो आपको पहले ही बता दिया, मॉडिफाइड सीजी क्लासिफिकेशन, ग्रेड 1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आपको ईजी में मिलेगा। ग्रेड 0 में कोई भी चेंज नहीं होता है, ग्रेड 1 में आर्टरी नैरोइंग होता है, ग्रेड 2 में फोकल इरेगुलरिटी देखने को मिलेगा, ग्रेड 3 में ग्रेड 2 प्लस रेटिनल हैमरेज, एक्सुडेट और कॉटेनूल स्पॉट और रेटिनल इदीमा मिलेगा। ग्रेड 4 में ग्रेड 3 जो भी है उसका प्लस पेपिलिडीमा देखने को मिलेगा। तो ये इजी वे में आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको अलग से लेके आई हूँ, ठीक है। अनदर क्या था, कीथ वेगनर वर्कर सिंड्रोम, इसमें हम भी 1 2 3 4 में बांटते हैं। ग्रुप 1 में कुछ नहीं मिलेगा, रेटिनल आर्टरियोल्स में कंस्ट्रिक्शन मिलेगा। ग्रेड 2 में ग्रुप 1 प्लस फोकल नैरोइंग देखने को मिलेगा और एवी निकिंग देखने को मिलेगा। ग्रुप 3 में ग्रुप 2 में जो भी है उसके साथ साथ फ्लेम शेप हैमरेज, कॉटेनूल स्पॉट और हार्ड एक्सुडेट। ग्रुप 4 में ग्रुप 3 में जो भी है उसके साथ ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये माइल्ड, मॉडरेट और ये मैलिग्नेंट के अनुसार इसको डिवाइड किया है। कौन सा, यंग वाला, कौन सा, यंग और मिचेल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जब इसके मैनेजमेंट की बात आती है तो हम मेनली इसको सबसे पहले जो इसका मेन कॉज है क्या, हाइपरटेंशन, उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो इसका जो भी रिड्यूस होगा एकाएक नहीं होगा, एक पार्टिकुलर रेंज में रिड्यूस किया जाता है, शायद 50% रिड्यूस किया जाता है एक बार में, ठीक है। तो उसको हम मैनेजमेंट करते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले तो रिड्यूस करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर 10 से 15% फर्स्ट आवर में। उसके बाद जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो उसको 25% से ज़्यादा हम नीचे नहीं ले जा सकते, नहीं तो हाइपोटेंशन होने का
डर होता है। ठीक है, इनिशियल ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट देते हैं, वो भी ओरल। गोल क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से कम हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से कम हो जाए और ये 2 से 3 मंथ तक मेंटेन रहे। मेडिकल थेरेपी में हम हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या देंगे, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक भी देते हैं। इसके साथ साथ अल्फा एड्रिजेनिक ब्लॉकर, डायरेक्ट वैसोडायलेटर और सेंट्रल अल्फा तो एड्रिजेनिक एगोनिस्ट देते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, कभी भी ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और अल्फा ब्लॉकर कभी भी एक साथ नहीं देते हैं। सॉरी, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर है, वो कभी भी एक साथ नहीं देते हैं। ठीक है, अब फॉलो अप भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आपको फॉलो अप करना भी बहुत ही ज़रूरी है। सर्जरी में इसका कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये मेनली इसेंशियल हाइपरटेंशन के कारण हुआ है, जिसका कोई भी कॉज पता नहीं होता है कि इटियोलॉजी क्या है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, तो हाइपरटेंशन पेशेंट में मेनली और अदर रेटिनल वेस्कुलर डिजीज भी हो सकता है, जैसे कि सेंट्रल या ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या सेंट्रल या ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या रेटिनल आर्टरियल मैक्रो एन्यूरिज्म। तो ये सब मेनली कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इस्कीमिक सेकेंडरी टू वेस्कुलर ऑक्लूजन, जिसके कारण हमें नियोवेस्कुलाइजेशन, विट्रस हैमरेज, इपीरेटिनल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन या ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस में क्या है, तो प्रोग्नोसिस में पेशेंट जिसको सीवियर हाइपरटेंशन, रेटिनोपैथी या अल्ट्रोस्क्लेरोटिक चेंजेज हो रहा है, वो इंक्रीज रिस्क कर देता है हमारा कोरोनरी डिजीज का, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज या स्ट्रोक का। ठीक है, तो मैलिग्नेंसी मॉर्टेलिटी का कितना बढ़ जाता है, सॉरी मॉर्टेलिटी का पेशेंट में कितना परसेंटेज बढ़ जाता है, तो अगर अनट्रीटेड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो 50% तो 2 मंथ में और 90% 1 मंथ में, 1 ईयर में हो सकता है। ठीक है, साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलेगा, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, मैकुला, ये सभी देखने को मिल सकता है अगर ये अनट्रीटेड रहे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर से।